तो जैसा कि आप लोग को प्रॉमिस किया गया था कुछ स्टूडेंट्स द्वारा कि सर मैकेनिक्स की क्लास थोड़ी बहुत इंगेज कीजिए, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के एक वीडियो बनाया गया है जिसमें आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे आपको पहले चैप्टर में कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में जो पढ़ना है टॉपिक्स उनको एक जगह रखा गया है। तो उसमें है पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ लोड के बारे में पढ़ना है कि लोड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, फिर स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है। अब इनसे पहले हमको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इतना हम अनुमान मान के चल रहे हैं क्योंकि आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं और आप अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ के आए हो, तो आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में नॉलेज होगी। 2-3 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और ऐड हो गई हैं इसमें, जैसे फटीग आ गया है, क्रीप आ गया है। तीन लोग के बारे में आगे डिस्कशन की जाएगी। अभी के लिए जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लोड आएगा, स्ट्रेस आएगा, कितने प्रकार के स्ट्रेन होते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या अंतर है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी आएगा क्योंकि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है किसी मटेरियल की। ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक रेंज क्या होती है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है। मेनली इन लोगों का करने का मतलब है कि हम लोग मेन जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखना है किसी भी डक्टाइल मटेरियल के और ब्रिटल मटेरियल के लिए। मेनली हम लोग डक्टाइल मटेरियल के ही बारे में जानते हैं। तो उसमें नॉमिनल एंड ट्रू स्ट्रेन डायग्राम क्या है, नॉमिनल डायग्राम क्या है, एक्चुअल में कितना है क्या है, और बनता कैसे है एक्चुअल में। ठीक है। तो नॉमिनल और ट्रू स्ट्रेस दोनों देखेंगे, ट्रू स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे किसी भी डक्टाइल मटेरियल का। उसके बाद बहुत सारे स्ट्रेस की वैल्यूज़ आ जाते हैं, जैसे नॉमिनल स्ट्रेस क्या है, नॉमिनल स्ट्रेस को हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। ट्रू स्ट्रेस क्या है, उसके बाद हुक्स लॉ देखेंगे, यंग्स मॉडुलस देखेंगे, शियर मॉडुलस देखेंगे, बल्क मॉडुलस देखेंगे। ये सब कांस्टेंट क्या है, इसे हुक्स कांस्टेंट बोलते हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है उसके बारे में नॉलेज करेंगे। तो ये सब क्वेश्चंस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये टॉपिक अपने में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रूफ स्ट्रेस क्या है, वर्किंग स्ट्रेस क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसे बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो क्या है, देन फटीग क्या है, क्रीप क्या है क्योंकि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी हर मटेरियल में आती है, कौन सा परमानेंट है, जैसे क्रीप को हम लोग परमानेंट डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है। फटीग में क्या होता है, फटीग में एक साइक्लिक लोड के कारण किसी भी मटेरियल पे अगर साइक्लिक लोड लगातार लग रहा है उसके कारण उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन हो जाता है। क्रीप में क्या होता है कि कोई भी मटेरियल को अगर लंबे समय तक के लिए रखा जाए तो उसके कारण उसमें स्ट्रेस जनरेट हो जाता है और उसी स्ट्रेस को या उसी डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं कि वो क्रीप हो गया है। उसके बाद स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। देन थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, इसके बारे में भी बात करना है। ठीक है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एक वीडियो के थ्रू नहीं कवर किया जा सकता, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो ढंग से पढ़िए, मेरा तो ये मानना है। तो ये टॉपिक्स फर्स्ट चैप्टर में कवर होंगे, इसके साथ प्लस न्यूमेरिकल्स भी कुछ होंगे जिसको जल्द ही व्यवस्था की जा रही है। ब्लैक बोर्ड की अगर वो बन जाता है ब्लैक बोर्ड, तो थ्रू ब्लैक बोर्ड हम लोग आप उसको न्यूमेरिकल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले लोड्स के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी बॉडी पे जब तक लोड लगेगा नहीं तब तक बॉडी डिफॉर्म होगी नहीं, और बॉडी जब तक डिफॉर्म नहीं होगी तब तक बॉडी उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स नहीं लगाएगी, और उसी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है। कि बॉडी के अंदर जब तक लोड लगेगा नहीं तब तक बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी, और उस डिफॉर्मेशन का अपोज करने के लिए बॉडी क्या करेगी, एक इंटरनल स्ट्रेस जनरेट करेगी कि उस डिफॉर्मेशन को अपोज करने के लिए। तो इसी को हम लोग नॉर्मल की भाषा में स्ट्रेस बोलते हैं। अभी लोड कितने प्रकार के होते हैं, टेंसाइल टेंशन होता है, कंप्रेशन लोड होता है, शियर लोड, बेंडिंग लोड, टॉर्जन। ठीक है। ये सब लोड हैं। टेंशन में आपको पता रहता है कि 2 पुलिंग फोर्स लगते हैं, 2 खिंचाव बल लगते हैं। कंप्रेशन मतलब संपीड़न। ठीक है। 2 पुशिंग फोर्स लगेंगे। उसके बाद शेयर लोड आता है। शेयर लोड में 2 पुलिंग और पुशिंग फोर्स दोनों एक्ट करते हैं, एक्टिंग टुगेदर एक साथ, या तो 2 पुशिंग फोर्स एक्ट करेगा या तो 2 पुलिंग फोर्स एक्ट करेगा, बट डू नॉट डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर, बट एक दूसरे के अपोज इस प्रकार करते हैं कि उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो एक दूसरे से ऑफसेट हो जाता है। ठीक है। उसी को हम लोग शेयर कहते हैं, शेयर लोड। देन उसके बाद आता है बेंडिंग।
बेंडिंग लोड क्या होता है, किसी भी मूवमेंट, किसी भी मटेरियल पे अगर मूवमेंट लग रहा है या टर्निंग फोर्स लग रहा है तो उसके कारण मटेरियल क्या होता है, किसी भी फिक्स्ड इन पे अगर किसी मटेरियल को रखा गया है, दोनों एंड उसको फिक्स कर दिया गया है और उस पर कोई लोड लगा देते हैं तो उसके कारण क्या होता है, मटेरियल बेंड करने लगता है। अब वो बेंडिंग में होता क्या है कि ऊपर का जो लेयर होता है वो कंप्रेसिव फोर्स जनरेट करता है और नीचे का जो लेयर होता है वो टेंसाइल फोर्स जनरेट करता है। हाँ, टेंसाइल फोर्स में जब भी बॉडी पुल करेगी, बॉडी पे अगर कोई पुलिंग फोर्स लग रहा है, खिंचाव बल, तो बॉडी पे पुलिंग फोर्स लग रहा है, बट जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं अंदर जिससे मिल के मटेरियल बना है, जो भी ऑब्जेक्ट बना है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे टेंसाइल फोर्स अगर काम कर रहा है तो उनके मॉलिक्यूल्स पे कंप्रेसिव फोर्स लगते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स जनरेट करते हैं। भले ही बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लग रहा हो लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो एक तरह से कंप्रेसिव फोर्स जनरेट करते हैं, जिसके कारण बॉडी क्या करती है, एक दूसरे से स्टे टुगेदर होने की कोशिश करती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि बॉडी जो मेरा मटेरियल होता है वो रिप्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही कंप्रेशन फोर्स में होता है। कंप्रेशन फोर्स में भले ही बॉडी पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है बट उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें टेंसाइल फोर्स लगता है और ये टेंसाइल फोर्स इतना रहता है कि बॉडी इसको, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ईजिली क्रश ना हो जाए, इसके कारण वो अंदर मॉलिक्यूल्स टेंसाइल फोर्स लगाते हैं कि एक दूसरे के कारण क्रशिंग ना हो जाए। ठीक है, तो ये सब अंदर की बातें हैं और हो सकता है कि आपको बस टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स के बारे में बता दी गई हो, पर लेकिन किसी भी बॉडी पे अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो उनके मॉलिक्यूल्स जिनसे बन की बॉडी बनी है उसमें हमेशा कंप्रेसिव फोर्स लगेगा और किसी भी बॉडी पे अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर हमेशा टेंसाइल फोर्स लगेगा। शेयर लोड के बारे में बता दिया गया आपको कि दो पुलिंग या दो पुशिंग फोर्स लगेंगे और उनके जो लाइन ऑफ एक्शन होंगे वो एक सीधी रेखा में ना होगी, कुछ ऑफसेट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसमें लिखा है बट डू नॉट डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे की एक लाइन ऑफ एक्शन नहीं होता है। बेंडिंग मूवमेंट में क्या होता है कि जब भी किसी बॉडी को बेंड, जब भी किसी बॉडी के दोनों एंड को फिक्स करके उस पर लोड डाले जाते हैं तो उसके कारण बॉडी बेंड होती है और बॉडी जब भी बेंड करती है तो उसका जो अपर लेयर होता है, ऊपर की परत, उसमें हमेशा कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होता है और नीचे वाले पे हमेशा टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है। इसी प्रकार से टॉर्जन है, टॉर्जन बोलो या ट्विस्टिंग बोलो, किसी भी बॉडी को अगर किसी एंगल पे ट्विस्ट कर दिया जाए, ठीक है, मैंने बॉडी इज अप्लाइड स्ट्रक्चरल मेंबर मेकिंग ए डिफ्लेक्ट एन एंगल, जब भी किसी बॉडी को किसी एंगल पे ट्विस्ट कर दिया जाएगा उसके कारण बॉडी पे एक टेंसाइल या टॉर्जन लोड अप्लाई हो जाएगा और उसी लोड को हम लोग बोलेंगे कि दिस बॉडी कैन बी टॉर्जनली ट्विस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस क्या होता है। तो जैसे आपको बताया गया कि जब तक किसी बॉडी पर लोड लगाएंगे नहीं और उस लोड के कारण बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी और उस बॉडी का जो भी बॉडी डिफॉर्म होती है तो एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक इनर रेजिस्टिंग फोर्स लगाता है। ठीक है, एक रेजिस्टिंग फोर्स लगाता है बॉडी को डिफॉर्म होने से बचाने के लिए, उसी रेजिस्टिंग फोर्स को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। समझ आ रहा है, इसलिए इसमें लिखा है रेजिस्टिव फोर्स। स्ट्रेस जो है एक रेजिस्टिव फोर्स है, स्ट्रेस इज नॉट ओनली ए फोर्स। ठीक है, इट इज़ अ रेजिस्टिव फोर्स। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये रेजिस्टिव फोर्स है स्ट्रेस को हम लोग कभी भी फोर्स नहीं कह सकते। तो रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा। ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे अगर हम लोग किसी भी बॉडी के किसी भी क्रॉस सेक्शन की बात करें उस पर जो इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इंटरनल फोर्स जो जनरेट हो रहा है किसके कारण, उस बॉडी के डिफॉर्मेशन के कारण। ठीक है, उसके उस क्रॉस सेक्शन पे जनरेट होने वाला इंटरनल फोर्स और उस एरिया पे, उस क्रॉस सेक्शन एरिया पे जनरल वाले के जो रेशियोज होते हैं उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। इसीलिए आपको दिखाया गया कि इफ द एक्सटर्नल फोर्स P एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देन स्ट्रेस इज इक्वल्स टू P/A। P क्या है, ये प्रेशर, ये फोर्स है। ठीक है, फोर्स इंटेंसिटी है ये, और इसका जो यूनिट बताया गया है कि इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल बोलते हैं कि दिस इज़ 1 पास्कल। इसी प्रकार से 1 मेगा पास्कल होता है, मेगा के मतलब 10⁶ हो जाता है। ठीक है, तो उसको न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर में बदल दिया गया है। उसके बाद लोड्स स्ट्रेस कौन कौन से होते हैं, तो उसमें एक टेंसाइल स्ट्रेस होता है, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। ठीक है, और एक शियर स्ट्रेस होता है। ये स्ट्रेस होते हैं। लोड्स क्या होते हैं, लोड बेंडिंग के कारण जो होता है और टॉर्जन के कारण वो लोड होता है। स्ट्रेस 3 प्रकार के होते हैं, टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर स्ट्रेस। अब इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि जैसे मेरे पास एक बॉडी थी जिसकी लेंथ L थी
ठीक है। जब टेंसाइल फोर्स एक्ट किया तो इसकी लेंथ में चेंज आ गया, इसकी लेंथ में कितना चेंज आया, डेल एल का चेंज आ गया, इसलिए बॉडी की जो लेंथ अब निकल के आई वो एल प्लस डेल एल निकल के आ गई, ठीक है। तो ये टेंसाइल फोर्स होने के कारण हुआ है। अब इसी में टेंसाइल स्ट्रेन भी आ जाता है कि स्ट्रेन कैसे जनरेट करेंगे। तो स्ट्रेन के लिए हम लोग पता है कि स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। तो बॉडी कितना चेंज की है अपने लेंथ में, वो अपॉन उसकी बॉडी की ओरिजिनल की जो दूरी थी, क्योंकि स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो दोनों तरफ लेंथ ही लेंथ होंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब हम लोग आगे स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे तो उसमें स्ट्रेन के बारे में बताया जाएगा कि कैसे किसी भी बॉडी का स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि हमको मेनली स्ट्रेन ही निकालना है न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस ये हो गया। कंप्रेसिव स्ट्रेस में दिखाया गया आपको कि कंप्रेसिव फोर्स, दो पुशिंग फोर्स लग रहे हैं जिसके कारण बॉडी डिफॉर्म हो गए, अपनी साइज में कुछ भी चेंज आउट करती है। ये शियर स्ट्रेस के बारे में बताया गया कि जब भी किसी बॉडी को किसी एंगल पे शेयरिंग करेंगे, ठीक है। अब वो एंगल कितना होता है वो बात की बात है, पर शियर मॉडुलस में बॉडी, बट शियर स्ट्रेस में जो बॉडी होती है वो इसी प्रकार से एक्ट करती है। इसलिए आपको फिगर के थ्रू बता दिया गया कि आप एटलीस्ट फिगर के थ्रू आप लोग जानकारी रखो कि शियर स्ट्रेस क्या होता है या बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, तो इसमें बताया गया कि रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। अब वो चेंज इन डायमेंशन लेंथ भी हो सकती है, बॉडी की डायमीटर भी हो सकती है, उसके कुछ भी हो सकता है, लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ बॉडी व्हेन इट इज़ डिफॉर्म्ड, ठीक है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है क्योंकि ऊपर दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों डायमेंशन सेम रहेंगे, डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। अब टाइप्स में क्या कौन कौन से होते हैं, लैंगिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, लेटरल स्ट्रेन होता है, शियर स्ट्रेन होता है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब उसके लेंथ में कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसको खींच रहे हैं अगर, तो उसके लेंथ में चेंज आएगा। किसी भी बॉडी को जब आप खींचोगे तो उसके लेंथ में चेंज आएगा, उसकी डायमीटर डिक्रीज़ हो जाएगी लेकिन लेंथ बदल जाएगी, लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह के स्ट्रेन को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, जिसमें लॉन्गिट्यूडनली बॉडी की डायमेंशन शेप बदल रही है। लेटरल स्ट्रेन में क्या होता है, बॉडी की डायमेंशन में, बॉडी के डायमीटर में चेंज होगा। अगर कोई बॉडी है सर्कुलर बॉडी और उस पर आप क्रशिंग फोर्स लगा रहे हो तो क्रशिंग फोर्स लगाने के कारण बॉडी के डायमीटर में चेंज होगी। पहले डायमीटर अगर स्मॉल डी थी, अब डायमीटर में जो चेंज आया है डेल डी का, वो डी प्लस डेल डी का चेंज आ गया, ठीक है। डेल डी का मेनली चेंज आया है जिसके कारण उसके जो अब डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी वो डी प्लस डेल डी हो जाएगी। इसी प्रकार से शियर स्ट्रेन होता है, क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है किसी भी बॉडी के अगर वॉल्यूम में चेंज आ जा रहा है किसी भी फोर्स लगाने के कारण, तो वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में काउंट की जाती है। समझ में आ रहा है। तो धीमे धीमे करते हुए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग जब न्यूमेरिकल में समझेंगे तो न्यूमेरिकल में आपको ईजिली समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में दिखाया गया है कि पहले बॉडी की जो लेंथ थी कैपिटल एल थी, लेकिन जब इसमें चेंज आया डेल एल का, तो डेल एल के चेंज आने के कारण क्योंकि चेंज इन लेंथ ये हुआ है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ की जो वैल्यू होती है उसी को हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में ये दिखाने की कोशिश करें कि बॉडी की लेंथ में चेंज आई है, ठीक है। और यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन में देखिए बॉडी पे कंप्रेसिव फोर्स लगा, कंप्रेसिव फोर्स लगने के कारण बॉडी की पहले डायमीटर इस प्रकार थी वो डायमीटर अब इंक्रीज़ कर गई, ठीक है। तो ये लेटरल स्ट्रेन हो गया। और यही पॉइजन्स रेशियो क्योंकि टॉपिक में है आपके, तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि पॉइजन्स रेशियो जो होता है वो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है, जिसे हम लोग म्यू से दिखाते हैं या किसी किताब में उसको 1/m से दिखाया गया है, ठीक है, 1/m से। तो पॉइजन्स रेशियो को यही समझ लेते हैं कि रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। ये एक तरह का कांस्टेंट होता है और इसकी यूज़ हम लोग हुक्स कांस्टेंट के रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पे म्यू की वैल्यू आएगी कि म्यू क्या होता है। नेक्स्ट है ये शियर स्ट्रेन। अब इस स्ट्रेन के कारण बॉडी के एरिया में जो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। शियर स्ट्रेन में बॉडी की जो एरिया होती है वो एरिया बदल जाती है। पहले एरिया आपको डॉटेड लाइन से दिखाया गया था, बस बॉडी की ये थी, ठीक है। या आप अपर सरफेस एरिया की बात करो, आप अगर ऊपरले सरफेस की बात कर रहे हो तो ऊपरले सरफेस की एरिया पहले ये थी, और इसमें जब शियर स्ट्रेस जनरेट हुआ
तो उस शियर स्ट्रेस को जनरेट होने के कारण बॉडी के एरिया में जो चेंज आया उसे शियर स्ट्रेन की कैटेगरी में रखा गया है। सेम ऐसे ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आ गया, पहले वॉल्यूम वी था और कंप्रेसिव फोर्स लगाने के कारण वॉल्यूम ये हो गया, कितने का चेंज आया, डेल वी अपॉन डेल वी का चेंज आया, और इसी डेल वी को हम लोग बोल रहे हैं चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सिंपली है कि शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन में अंतर क्या है। शियर स्ट्रेस एरिया को दिखाता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉल्यूम को दिखाता है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि थ्रू डायग्राम आप समझ पा रहे हो कि इलास्टिसिटी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, और जब भी किसी बॉडी को पुलिंग फोर्स के द्वारा खींचा जाता है और बॉडी अपने शेप में फिर से रीगेन कर लेती है, तो हम बोलते हैं कि उस मटेरियल की या उस बॉडी की इलास्टिसिटी अच्छी कही गई है, क्योंकि बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को फिर से गेन कर ले रही है। बट यही बॉडी अगर अपने ओरिजिनल शेप को नहीं गेन कर पाती है, किसी आप स्ट्रेस की वैल्यू आप या अपनी फोर्स की वैल्यू इतनी बढ़ा देते हो कि बॉडी क्या करती है, अपनी इलास्टिक रेंज को पार कर जाती है, तो बॉडी उसके बाद अपना ओरिजिनल शेप नहीं गेन कर पाती है, और उसी को हम लोग बोलते हैं कि दिस बॉडी इज इन इट्स प्लास्टिक रेंज, कि बॉडी अपने प्लास्टिक रेंज में आ गई है, मतलब कि बॉडी अब अपने ओरिजिनल शेप नहीं कवर अप कर सकती। ठीक है, तो इलास्टिसिटी के बारे में आपको नॉलेज होगी। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इन विच मटेरियल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। वही बताया गया इससे पहले, जो बोला गया हिंदी में उसी को लिख दिया गया है कि जब भी किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स को लगाने के कारण बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है, वो कब तक हो रहा है, वो जब तक हो रहा है अगर बॉडी की डिफॉर्मेशन हो रही है और जो फोर्स है उसको छोड़ देते हैं और बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है, तो हम लोग बोलते हैं कि बॉडी इज इन इट्स इलास्टिक लिमिट, मतलब बॉडी कब तक डिफॉर्म हो रही है, जिस लिमिट में बॉडी अपनी इलास्टिसिटी खो के प्लास्टिक रेंज में आ जाती है, उस लिमिट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, कि बॉडी की इलास्टिक लिमिट वही थी, उसके बाद अगर हम फोर्स लगाए तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप नहीं गेन कर पाई, और हम बोल दिए कि बॉडी अब क्या हो गई, अपनी प्लास्टिक रेंज में पहुंच गई। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, द प्रोपोर्शनल लिमिट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विदस्टैंड विदाउट परमानेंटली डिफॉर्मिंग। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, उस बॉडी की मैक्सिमम स्ट्रेस किसी भी मटेरियल की जहाँ तक बॉडी अपनी प्लास्टिक परमानेंट डिफॉर्मेशन को या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रोक सके, एंड इट्स द पॉइंट वेयर मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ट्रांजिशन फ्रॉम लीनियर टू नॉन लीनियर। अभी हम लोग जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें एक ऐसा पोर्शन आएगा जहाँ बॉडी स्ट्रेस के साथ जैसे जैसे स्ट्रेन जनरेट हो रहा है वैसे वैसे स्ट्रेस भी जनरेट हो रहा है, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो रहा है, मतलब वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रही है। तो जैसे जैसे वो एक लीनियर डायग्राम बनेगा जहाँ तक उसकी इलास्टिक लिमिट तक वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो डायग्राम बनेगा वो लीनियर एक सिंपल लाइन बनेगा, लेकिन एक रेंज के बाद आफ्टर इलास्टिक लिमिट बॉडी का जो लीनियरिटी है वो नॉन लीनियरिटी में बदलने लगता है। तो जहाँ पे भी नॉन लीनियरिटी में बदलना स्टार्ट कर देता है उस पॉइंट को हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट कह देते हैं। तो इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट में हम लोग बताएंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉडी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इस पॉइंट तक ये रेड्स दिख रहा है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन बन रही, मतलब ये लीनियरिटी शो कर रही है, और इस पॉइंट के बाद बॉडी की नॉन लीनियरिटी आने लगी है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि दिस पॉइंट इज प्रोपोर्शनल पॉइंट। ठीक है, यह उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट है, समझ में आ रहा है। और ये बॉडी की स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को दिखाया गया है नॉमिनल या कन्वेंशनल स्ट्रेस डायग्राम, जो कि हम लोग को ऐसे पढ़ाया गया है कि पहले बॉडी ये थी, ठीक है, वैल्यू चेंज होती गई, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ यहाँ तक काम किया, उसके बाद बॉडी अपनी प्लास्टिक रेंज में चली गई, और जब बॉडी प्लास्टिक रेंज में चली जाती है उसके बाद बॉडी अब हुक्स लॉ को नहीं काम करती, मतलब प्लास्टिक रेंज में चले जाने का मतलब है कि बॉडी अब बॉडी से अगर लोड हटा दिया गया तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में नहीं कर आ पाएगी। वैसे वैसे फिर लोड को बढ़ाते हैं, लोड बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लोड बढ़ने के कारण बॉडी के अंदर अब डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, और वो डिफॉर्मेशन ऐसी है कि वो आपको अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि वो इंटरमोलिकुलर डिफॉर्मेशन है, वो मॉलिकुलर डिफॉर्मेशन हो रही है। वो दिखेगी कब, जब बॉडी अपनी अल्टीमेट स्ट्रेस पे पहुंच जाएगी, अपने मैक्सिमम स्ट्रेस पे पहुंच जाएगी, और उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेस के पहुंचने के बाद बॉडी के अंदर नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये नेक बनना स्टार्ट हो गया, ये बोलते हैं नेक फॉर्मेशन।
और ये नेक फॉर्मेशन तब होता है जब बॉडी अपने अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट लोड या अल्टीमेट स्ट्रेंथ को पार कर जाती है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब बॉडी उस मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ, उसके बाद बॉडी डिफॉर्म करेगी ही करेगी। मतलब उसके बाद डिफॉर्मेशन तो आपको प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पार करने के बाद या प्लास्टिक रेंज पार करने के बाद ही पता चलने लगता है, डिफॉर्मेशन होने लगता है। बट वो डिफॉर्मेशन देखो यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, बट वो डिफॉर्मेशन तुमको दिखेगा नहीं। वो डिफॉर्मेशन कब दिखेगा? जब नेक बनना स्टार्ट होगा। और नेक कब बनता है? नेक बनता है तब जब बॉडी अपने अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, अगर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी अपने अगर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को पार करती है उसके बाद नेक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और फिर और लोड जैसे ही बढ़ाते हैं वो बॉडी फ्रैक्चर कर जाती है उस पॉइंट से जहाँ पे भी नेक फॉर्मेशन होता है। तो इसी को बोला कि ये डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। थ्रू फिगर आपको समझाया गया, क्या समझाया गया कि मेरे पास अभी स्पेसिमेन ऐसा था, इस पर हम लोग टेंसाइल लोड लगाए, टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, कहाँ तक लग रहा है? ये बॉडी जब तक लीनियरिटी दिखा रही है इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है, अपनी इलास्टिक लिमिट तक ये लीनियरिटी दिखा रही है। लीनियरिटी दिखाने के बाद जैसे बॉडी नॉन लीनियर होती है वहाँ पे वो प्रोपोर्शनल लिमिट को वो बॉडी अपने प्लास्टिक रेंज को पार कर जाती है। मतलब वो बॉडी प्लास्टिक रेंज में घुस चुकी है अब, ठीक है। और बॉडी प्लास्टिक रेंज में घुसने के बाद बॉडी यील्ड लेना स्टार्ट हो जाती है। यील्ड होने का मतलब है कि बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, जो कि अभी आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा। वो कब दिखता है? जब बॉडी को और फोर्स लगाते जा रहे हैं, लगातार फोर्स लगाते जा रहे हैं, वो बॉडी डिफॉर्म हो रही है। और बॉडी डिफॉर्म होने के साथ साथ जब जैसे ही बॉडी अपने अल्टीमेट फ्रैक्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ पे पहुंचेगी, ठीक है, उसके बाद वो नेक फॉर्मेशन दिखाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे नेक फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्ट्रेस को हम लोग वाई एक्सिस पे लिए हैं और स्ट्रेन को हम लोग एक्स एक्सिस तक लिए हैं। अब देखिए जहाँ तक लीनियरिटी दिखाया था उस एरिया को अगर हम लोग डॉटेड से कवर कर देते हैं तो एक ट्रायंगल बन के आता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये बॉडी की इलास्टिक रेंज है। ऐसा ही आफ्टर इलास्टिक रेंज और टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो एरिया होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि बॉडी अपने प्लास्टिक रेंज में पहुंच गई है। कभी कहीं किताब में फ्रैक्चर तक ही दिखाया जाता है, जैसे यहाँ पे भी बॉडी को प्लास्टिक रेंज में दिखाया गया है, अपने प्रोपोर्शनल लिमिट से लेके जहाँ पे बॉडी अपने लिनियरिटी चेंज की है वहाँ से लेके फ्रैक्चर तक। ये बोलते हैं, इसे स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं, इसे स्ट्रेन हार्डनिंग रेंज भी बोलते हैं, इसी को प्लास्टिक रेंज भी बोलते हैं। बॉडी यहाँ पे प्लास्टिकली अब प्लास्टिसिटी दिखाएगी, मतलब बॉडी अपना ओरिजिनल शेप नहीं शेप गेन कर पाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से अभी हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे, कैसे बनता है, क्या क्या बनता है। ये नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम था, बट जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है वो इस प्रकार से होता है। जैसे ये जो रेड वाला है ना, ये रेड वाला जो दिखा रहा है आपको, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिखा रहा है, ठीक है, या इसे बोलते हैं नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। ये इससे पहले वाले स्लाइड में हम लोग को पढ़ा गया है। वो बॉडी नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाती है। बट जो एक्चुअल में होता है, एक्चुअल में बॉडी इस ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये दिखाती है। मतलब कि वो नेक फॉर्मेशन दिखता है लेकिन इतना नहीं दिखता है कि आपको टाइम मिले दिखने का। वो जैसे ही नेक फॉर्मेशन होता है बॉडी छट्टे से टूट जाती है। यहाँ पे नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बॉडी अपनी स्ट्रेंथ पे पहुँची, उसका नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, उसका बॉडी फ्रैक्चर। अब आपको लग रहा है कि इतना टाइम पीरियड के लिए हमको दिखेगा नेक फॉर्मेशन, लेकिन उतना नहीं दिखता है, वो बॉडी कट से टूट जाती है वहाँ पे। तो ये ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और कन्वेंशनल या नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अंतर समझना कोशिश जरूर कीजिएगा कि ट्रूली क्या हो रहा है, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या बन रहा है और हम लोग को क्या पढ़ाना है, उसे बोलते हैं वो नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा बन रहा है, तो इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग जब देखेंगे तो नॉमिनल स्ट्रेस क्या होता है, ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, क्योंकि फिगर सब बने पड़े हैं। ये फिगर ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, जहाँ पे लीनियर तक दिया है, बॉडी अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक गई और वहीं से टूट जाएगी पट्टे से, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल में आपको उतना टाइम नहीं लगता है। इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, हुक्स लॉ हैं, हुक्स कांस्टेंट हैं, यंग्स मॉडुलस हैं, शियर मॉडुलस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कवर उस पर। तो अभी के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो बताइएगा, आगे पार्ट 2 में भी आएंगे। और अगर आपका अगर फीडबैक अच्छा नहीं मिला तो फिर हम आगे फिर वीडियो भी उस हिसाब से एक नेक्स्ट पार्ट को कवर अप करके ख़त्म कर देंगे, फिर कुछ नहीं कराएंगे। तो आपके रिस्पांस पे ऊपर रखा है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा स्टार्ट, क्योंकि मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप बोलोगे, ठीक है। तो मोटिवेशन दीजिए
और अच्छा लगा होगा तो बताइएगा।